चाहकर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब गर्भ धारण नहीं कर पा रहे हैं, आपकी शादी को 1 साल या ज्यादा हो गया है और रेगुलर कांटेक्ट में रहने के बाद भी गर्भ धारण नहीं होता, तो इस समस्या को कहते हैं इनफर्टिलिटी। ये 2 तरह की हो सकती है, पहली प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब फीमेल ने कभी कंसीव ही नहीं किया है, मतलब कभी भी गर्भ धारण नहीं हुआ है। टाइप 2 मतलब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इसमें कभी एक बार या मल्टीपल बार लेडी ने गर्भ धारण किया है, मतलब कंसीव किया है, चाहे फिर वहां पे अबॉर्शंस होते रहे हो या एक अबॉर्शन हुआ हो या फुल टर्म हो के डिलीवरी हो गई हो और अब कपल दूसरा बेबी चाह रहा है पर अब कंसीव नहीं हो पा रहा। अगर आप ऐसी किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे एंड तक देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर, सीनियर कंसल्टेंट साईं प्रभा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर मुजफ्फरनगर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी या निसंतानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं या उसकी चिकित्सा या ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। पहले बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स या जटिल होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी इम्बैलेंस होता है तो भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, जो कि 40 to 55% देखने को मिलता है। वहीं पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या मतलब स्पर्म काउंट कम होना या उसकी संरचना मतलब मॉर्फोलॉजी का गलत होना या फिर उसकी गति या उसकी मोटालिटी कम होना या फिर पस वहां पे प्रेजेंट होना, पस सेल्स का अगर सीमन में प्रेजेंस है, वो भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। ऐसा 30 से 40% देखने को मिलता है। रह गए 10% केसेस में कोई भी पैथोलॉजी डिटेक्ट नहीं होती, ना ही तो महिला में ना ही पुरुष में। ऐसे में भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत चमत्कारी और इफेक्टिव साबित होता है, क्योंकि कोई भी दोष अगर इम्बैलेंस होता है तो वो रोग को मैनिफेस्ट करता है। मतलब इनफर्टिलिटी का कारण भी कोई ना कोई दोष है। कोई भी व्याधि अगर उत्पन्न हो रही है या कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो वो दोष की इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। अगर उसको हम करेक्ट कर लेते हैं तो सभी सिस्टम ठीक चलने लगता है और फर्टिलिटी भी हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में इनफर्टिलिटी के कारण और उनके इलाज के बारे में। महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी होती है उसमें 90% हार्मोनल इम्बैलेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी 10% में कुछ इन्फेक्शंस जैसे सर्विसाइटिस मतलब बच्चेदानी के मुंह पे इन्फेक्शन होना या इन्फेक्शन की वजह से दोनों नलों का ब्लॉक हो जाना, मतलब ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना। तो जो 90% कारण है मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें लक्षण क्या आते हैं? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये होता है कि महीना या तो कम आने लगता है या ज्यादा आने लगता है या पूरे महीने थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग चलती रहती है या फिर वेट अचानक से बढ़ जाता है पेशेंट का या वेट घट जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, फेशियल हेयर बढ़ जाता है। तो इस तरह की वेग कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं जिनको पेशेंट नहीं पहचान पाता। तो रिपोर्ट्स में आप क्या क्या करवा सकते हो, इन्वेस्टिगेशंस या आप रिपोर्ट्स कराते हो तो उसमें क्या क्या एबनॉर्मल आता है तो वो जानते हैं। वो थायराइड हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, या एएमएच का एंटी मुलेरियल हार्मोन का कम होना या ज्यादा होना हो सकता है, या एलएच हार्मोन का बढ़ना, एफएसएच हार्मोन का कम होना, या प्रोलैक्टिन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या इंसुलिन का सीरम में बहुत बढ़ जाना, मतलब पेरिफेरल रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलिन हो जाना। ये सभी हार्मोनल प्रोफाइल अगर गड़बड़ आते हैं या इनमें से कुछ गड़बड़ आता है तो ये बताता है कि शरीर में कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इसका कारण क्या होता है? हमारी जो फॉल्टी लाइफस्टाइल है, मतलब हमारा खान पान जितना बिगड़ गया है, हम जंक फूड्स खाते हैं, हम फास्ट फूड्स खाते हैं और हमारी दिनचर्या इतनी गड़बड़ हो गई है कि हम बहुत लेट उठते हैं और लेट सोते हैं, फोन पे लगे रहते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो ये सब क्या करता है? हमारी अग्नि को इफेक्ट करता है, हमारे डाइजेशन को इफेक्ट करता है। जो भी हम खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है और शरीर में वो आम के रूप में जाता है, मतलब दोषों को इम्बैलेंस करता है, वात पित्त कफ को इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से लक्षण आते हैं और फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। अब इस इम्बैलेंस को ठीक कैसे करें? जैसे ही इम्बैलेंस शुरू हुआ था, मतलब हमारी फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स और फॉल्टी लाइफस्टाइल से ही शुरू हुआ था,
तो बस हमें उसे रिवर्ट करना है। मतलब हमें हेल्दी खाना खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना, घर का लघु सुपाच्य सीजनल फ्रूट्स एंड सब्जियां खानी है, प्रिजर्वेटिव्स के यूज नहीं करना, ठीक है। और अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, दिन में नहीं सोना, स्पेशली खाना खा के नहीं सोना, और अपनी रूटीन लाइफ में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग को इंक्लूड करना है। इसी से कुछ टाइम के बाद आपको अपना असेसमेंट करके पता लगेगा कि आपका जो लक्षण है या सिंड्रोम है वो रिवर्ट हो रहा है, वो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। पर अगर इतने से नहीं होता और आपका इम्बेलेंस बहुत ज्यादा है तो आपको इंटरनल मेडिकेशंस भी लेनी पड़ सकती हैं, या फिर सिर्फ मेडिसिन आपको काम नहीं करती और जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो आपको कुछ पंचकर्म थेरेपीज का भी सहारा लेना पड़ सकता है, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती या उत्तर बस्ती। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर या संरचना से समझते हैं कि किस भाग में क्या परेशानी आने से गर्भधारण में समस्या होती है। ये है ओवरी, दोनों साइड दो ओवरी या अंडाशय जहां पे अंडे बनते हैं, ये दोनों तरफ नले या फिर जिन्हें ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ये बीच में गर्भाशय या यूट्रस, ये गर्भाशय का मुख या सर्विक्स, ये योनि या वजाइना। ये ओवरी में एग्स बनते हैं, मतलब अंडे या फॉलिकल बनते हैं, जो कि फिम्ब्रियल एंड से गर्भाशय में आते हैं। एक माह में एक अंडा एक ओवरी से बनता है, दूसरे माह में एक अंडा दूसरी ओवरी से बनता है। पर कई फीमेल्स में कोई एक ओवरी ज्यादा एक्टिवेट होती है और ज्यादातर एक ही ओवरी एग बनाती है। फिर ये एग ट्यूब इस फिम्ब्रियल एंड से इस तरह से कैच करती है और यहां से होते हुए उसे गर्भाशय की ओर लेके जाती है। इधर से शुक्राणुओं की एंट्री होती है, जो कि यहाँ फैलोपियन ट्यूब में मिलके गर्भ की संरचना करते हैं। ये गर्भ फिर गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय की अंदर वाली झिल्ली पे रुक जाता है और वहां से धीरे धीरे गर्भ ग्रो करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है जो कि गर्भधारण के लिए एसेंशियल है। अगर इसमें किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आती है तो इनफर्टिलिटी या फिर निसंतानता देखी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अंडाशय मतलब ओवरी की। यहाँ एक एग बनता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और रप्चर होके ट्यूब्स में आता है। पर अगर वो अंडा ही ना बने या बहुत सारे छोटे छोटे अंडे बन जाए पर एक बड़ा अंडा ना बने, या फिर छोटा अंडा ही फूट कर ट्यूब्स में आ जाए, या फिर अंडा बहुत बड़ा होके ल्यूटेनाइज हो जाए पर वो ट्यूब्स में ना आए, ये सभी परेशानियां ओवरी से रिलेटेड हो सकती हैं। ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई ये 30 to 40% काउंट करती हैं इनफर्टिलिटी में। मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ओवरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ट्यूब्स या फिर नले, फैलोपियन ट्यूब। इसमें परेशानी होने की वजह से 25 से 30% महिलाओं में इनफर्टिलिटी देखी जाती है। तो उसमें क्या हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्यूबल ब्लॉक, मतलब जो इसमें ल्यूमन है, जो इसका छेद है वो ही बंद हो जाना, जिससे एग को उधर तक गर्भाशय तक इसको लेके जाना था वो नहीं ले जा पाती, क्योंकि बीच में कहीं रुकावट है। वो रुकावट किस वजह से हो सकती है, वहाँ पे कोई फ्लूड हो सकता है, कोई म्यूकस का प्लग हो सकता है, कोई डिब्रिस, कोई कचरा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जैसे टीबी का इन्फेक्शन, या फिर जो गर्भाशय की अंदर की झिल्ली है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो नलों तक जब पहुंच जाती है वो भी ट्यूबल ब्लॉक का कारण बनती है। तो किसी भी वजह से अगर ये ट्यूब ब्लॉक है तो एग वहां पे ट्रेवल नहीं कर पाता। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इसकी मोटेलिटी, ट्यूब की मोटेलिटी या गति में प्रॉब्लम है ना, तो भी एग यहाँ से वहां तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये फिम्ब्रियाज जो हैं इनको इस एग को टिक करना होता है, पकड़ना होता है और यहाँ से गर्भाशय तक लेके जाना होता है। अगर ये नहीं हो पाता तब भी गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या, पेरिट्यूबुलर एडिशंस, मतलब इसके आसपास में जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सूजन होना या इन्फेक्शन होना जिसकी वजह से ये नली दब जाती है, चिपक जाती है बाहर से, तब भी इसका ल्यूमन पिटेंड नहीं रह पाता, मतलब जो इसका छेद है वो पिटेंड ना रह के छोटा हो जाता है।
तीसरी चीज, ये ट्यूब स्पाज्म में भी जा सकती है, मतलब ऐंठन या अकड़न में भी चले जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स में सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में वजाइना के थ्रू होते हुए सर्विक्स में मेडिसिन डाली जाती है, जिसका इफेक्ट दोनों ट्यूब्स में जाता है, जिससे कि एडिशंस क्लियर हो जाते हैं, ट्यूब की पेटेंसी दोबारा ओपन हो जाती है। अब बात करते हैं गर्भाशय या यूट्रस की। 10% इनफर्टिलिटी यूट्राइन फैक्टर्स या यूट्रस में परेशानी होने के कारण होती है। यूट्रस के अंदर वाली झिल्ली को एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी पे गर्भ टिकता है, पोषण प्राप्त करता है और बढ़ता है। अगर ये झिल्ली बहुत पतली या बहुत मोटी होती है तो गर्भ यहाँ नहीं टिक पाता, मतलब उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। झिल्ली मोटी कब होती है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस में या हार्मोनल इम्बैलेंस में। और झिल्ली पतली कब होती है, ये मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस में ही देखा जाता है। इसके अलावा अगर ये झिल्ली चिपकी हुई है, मतलब यूट्रस आपस में चिपका हुआ है अंदर से, तो भी गर्भ वहां नहीं टिक पाता। इसके अलावा इस झिल्ली के जस्ट नीचे सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड या रसौली या मांस की गांठ होने पर भी गर्भ अपना पोषण प्राप्त नहीं कर पाता और बढ़ नहीं पाता। इससे वो जल्दी ही अबॉर्ट हो जाता है या प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर कॉन्जेनाइटली जो माता है या जो लेडी है उसका यूट्रस साइज में नॉर्मल साइज से छोटा है, या बीच में दीवार है, या उसका शेप सही नहीं है, तो भी प्रेगनेंसी बहुत दिन तक नहीं चल पाती। लेडी प्रेग्नेंट तो हो जाती है पर वो प्रेगनेंसी 2 से 3 माह तक ही टिक पाती है। अब बात करते हैं सर्वाइकल फैक्टर्स की, मतलब बच्चेदानी की मुंह की। यहाँ पे क्या क्या परेशानी हो सकती है। अगर ये एरिया बहुत लंबा है या फिर जो इसकी एंट्री पॉइंट है वो बिल्कुल पिन पॉइंट है, पेन की नोक की समान है, पिन पॉइंट है, तो भी शुक्राणु उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। या फिर यहाँ पे बच्चेदानी के मुंह पे बहुत गाढ़ा बलगम जमा रहता है, तब भी शुक्राणु ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। या बच्चेदानी के मुंह पे कोई गांठ है, कोई रसौली है, कोई पॉलिप है, मतलब मांस की गांठ है या फिर नबोथियन सिस्ट है, पानी की गांठ है, तो भी वो इसको रुकावट करेगी और शुक्राणु ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। या फिर शरीर बाहर आता है या यूट्राइन प्रोलैप्स है, बच्चेदानी का मुंह नीचे आ गया है, तब भी शुक्राणु को ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है और इनफर्टिलिटी होती है। हालांकि ऐसा बहुत कम पेशेंट्स में, केवल 5% इनफर्टिलिटी के केसेस में देखने को मिलता है। अब हम सर्विक्स की प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम योनि धावन करते हैं, मतलब आयुर्वेदिक काढ़ों से यहाँ वॉशिंग करते हैं और इस जगह योनि पिचू रखते हैं, मतलब मेडिकेटेड ऑयल को कॉटन पीस में, स्टेराइल कॉटन पीस में सोक करके यहाँ पे रखते हैं, जिससे वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है और जो भी यहाँ प्रॉब्लम्स होती है उनको ये करेक्ट करता है। इसके अलावा एक पोटली होती है, पोटली चिकित्सा, उसमें क्या जो मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं, मेडिसिन के जो पाउडर्स होते हैं, उसका एक पाउच बनाया जाता है, पोटली बनाई जाती है और मेडिकेटेड ऑयल में उसको सोक करके यहाँ पे रखा जाता है। ये 7 से 10 दिन या कई बार महीने भर भी करना पड़ता है, डिपेंड्स अपॉन यहाँ पे प्रॉब्लम कितनी है। तो ये बात हुई योनि मुख के परेशानियों के बारे में। इसके अलावा जो हमने सारी प्रॉब्लम्स या कंडीशंस की बात की, उसमें क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो पर्सन पे डिपेंड करता है या डिजीज कंडीशन पे डिपेंड करता है। कई बार सिर्फ खाने की दवाई से पूरा आराम आ जाता है, पर कई बार पंचकर्म के कुछ प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं, जैसे वमन मतलब वॉमिटिंग लगवाना, या फिर विरेचन मतलब मेडिकेटेड परगेशन या लूज टूल लगवाना, जिससे इम्बैलेंस ठीक होता है, दोष ठीक होते हैं। या फिर बस्ती मतलब मेडिकेटेड काढ़े या ऑयल से पॉटी के रास्ते मेडिसिन दी जाती हैं। या फिर रक्तमोक्षण, ये डिपेंड करता है डिजीज कंडीशन और पेशेंट के बल या उसकी कंडीशन पे। अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है या इस तरह की कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं या दिए हुए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी विद आयुर्वेदा।